सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग के रीड इंग्लिश लैंग्वेज 2 का जो पोर्शन है उसमें एक यूनिट आपके है अनसीन पोइम। इस यूनिट से 5 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और उन 5 क्वेश्चंस को आप लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे आज की इस क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने अनसीन पोइम का एक स्टेंजा है, एक एक्सट्रैक्ट है और इसी प्रकार की 4 लाइन, 4 से ज्यादा लाइन आप लोगों को एग्जाम में दी जाएगी। आपसे उसी 4 लाइन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस पोइम को पढ़ सकें बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं भी पढ़ सकें, यदि आपको ये पोइम्स नहीं भी समझ आए तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएंगी। जैसे एक क्वेश्चन हमेशा राइमिंग स्कीम से पूछा जाता है, तो कोई भी बच्चा जिसको पोइम ठीक तरीके से समझ आई हो या नहीं आई हो, पोइम को वो ट्रांसलेट कर पाया हो या नहीं कर पाया हो, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग फिर भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहां से आप लोग इसकी क्या निकाल सकते हैं, राइमिंग स्कीम इसकी ढूंढ सकते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है यहां से, तो वो आप लोग कर लेंगे। इसमें हम देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले हम इस पेपर के 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देख पाए अभी तक, एक बार चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट है वहां रीड इंग्लिश, तो वहां ही आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग एक बार देख लीजिएगा यदि आपको आवश्यक लगे तो। Which of the following figures of speech has been used in the first line of the text? इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो 4 लाइन दी हुई हैं, इनमें पहली लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया हुआ है। आपके सिलेबस में जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो हैं सिमिली, मेटाफर, अलिट्रेशन, एसोनेंस, राइम और पर्सोनिफिकेशन। तो निश्चित रूप से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं 6 फिगर्स ऑफ स्पीच से पूछे जाएंगे। इन 6 फिगर ऑफ स्पीच को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इसमें देखिएगा पहला जो ऑप्शन है वो आपके पास है, क्या है बेटा? पहला ऑप्शन मेटाफर है, दूसरा सिमिली है, तीसरा पर्सोनिफिकेशन है, चौथा एसोनेंस है। तो आज की इस क्लास में मैं न केवल इनके आंसर्स आपको बताऊंगा, बल्कि एक बार मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस पे किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। फटाफट हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट लेते हैं मेटाफर। कौन सा बिंदु लेते हैं बेटा? मेटाफर, METAPHOR, मेटाफर। आप लोग जब तक इसका आंसर करते हैं, सबके सब लोग जिनको आता है वो करें, हम इस पे चर्चा करते हैं। मेटाफर से क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेटाफर कंपैरिजन है, COMPARISON। क्या है बेटा? ये कंपैरिजन है। पहली बात ध्यान में रखनी है कि इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन, यानी ये इस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है जो तुलना पर आधारित है। तो एक बात तो ये याद रखेंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन। तो मेटाफर जो होता है वो कंपैरिजन पर आधारित होता है। सिमिली जो होती है वो क्या है? कंपैरिजन होता है, इसमें तुलना होती है। ठीक है, मेटाफर में किस प्रकार का कंपैरिजन होता है, तो इसमें 2-3 पॉइंट मैं आप लोगों को यहां लिख देता हूं, आप लोग याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये इनडायरेक्ट प्रकार का कंपैरिजन होता है, INDIRECT। किस प्रकार का कंपैरिजन होता है? इनडायरेक्ट प्रकार का। हिडन प्रकार का कंपैरिजन होता है, HIDDEN, हिडन। हिडन का मतलब कोई चीज स्पष्ट आपको नहीं दिखेगी लेकिन फिर भी कंपैरिजन होगा। इंप्लाइड कंपैरिजन, IMPLIED, इंप्लाइड कंपैरिजन किसको कहते हैं? पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इंप्लाइड सिमिली कहलाता है। तो इंप्लाइड का मतलब ये होता है इनडायरेक्ट। इंप्लिसिट भी वर्ड होता है एक,
PLICIT, इम्प्लिसिट कंपैरिजन होता है। तो ये 3-4 वर्ड जो है ये आपको जरूर याद रखने चाहिए। मेटाफर में इस प्रकार का कंपैरिजन होता है, ठीक है। बाकी चीजें आप लोग मेटाफर से जानते ही जानते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप लोग देख लेंगे। लेकिन इन चीजों को आप जरूर से जरूर नोट करके रखें, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं वो हम देखेंगे बाद में। और देखते हैं, चलो दूसरा पॉइंट लेके आते हैं। ये तो था आपका मेटाफर पे जिन चीजों को आपको ध्यान में रखना है वो। अब आते हैं अपन किस पे, सिमिली पे कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सिमिली से रिलेटेड SIMIL, ये भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है। लेकिन ये कैसा होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, सीधा सीधा तुलना इसमें होती है। किसकी साथ, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स। इसमें एज हो सकता है, एज, या फिर क्या हो सकता है, लाइक हो सकता है। एज या लाइक की सहायता से जब कंपेयर किया जाए तो वो क्या होता है, सिमिली होती है। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है आप लोगों को, ये कंपैरिजन होता है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। दो अलग चीजों के बीच कंपैरिजन होने से क्या मतलब है बेटा, दो अलग चीजों के कंपैरिजन होने से मतलब यह है कि राधा का अपनी मम्मी से जो कंपैरिजन है वो दो अलग चीजों में कंपैरिजन नहीं है। राधा वॉक्स एज हर मम्मी वॉक्स, राधा उसी तरीके से चलती है जैसे उसकी मम्मी चलती है। तो ये सिमिली नहीं है, इट इज अ सिंपल कंपैरिजन। ये एक साधारण क्या है, एनालॉजी है, साधारण तुलना है, साधारण कंपैरिजन है। लेकिन यदि राधा की चाल को हिरण की चाल से कंपेयर कर दिया जाए तब वो क्या बन जाएगी, तब वो सिमिली बन जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। यानी दो अलग अलग चीजों के बीच कंपेयर होना आवश्यक है, तब जाके वो क्या बनता है, सिमिली बनती है। ये आप सिमिली में ध्यान में रख लेंगे। चलो उसके बाद जो हमें ध्यान रखना है वो किस में रखना है, पर्सोनिफिकेशन में किन किन बातों का आपको एग्जाम की लिहाज से ध्यान में रखना चाहिए। पर्सोनिफिकेशन का मतलब यह होता है कि नॉन लिविंग जो ह्यूमन क्वालिटीज है, क्या होती है बेटा, ह्यूमन क्वालिटीज, QUALITIS, ह्यूमन क्वालिटीज जो होती हैं वो एट्रीब्यूट की जाती हैं किनको, टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। जो नॉन ह्यूमन होती हैं उनमें कौन कौन हो सकती हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, दे आर ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स, जैसे वो क्या हो, ह्यूमन बीइंग्स हो। तो इस प्रकार का जो कम होता है वो क्या होता है, आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन यानी वे चीजें जो पर्सन नहीं है, वे चीजें जो आदमी नहीं है, वे चीजें जो इंसान नहीं है, बट पॉइंट क्या करता है, उनको इंसान बनाता है। इंसान कैसे बनाएगा उनको, उनको वो क्वालिटीज देगा, जो क्वालिटीज, जो एक्शंस किसके द्वारा की जाती हैं, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा की जाती हैं। जैसे हंसने का काम है, LAUGH, ये हंसने की जो क्वालिटी है ये किसकी है, ह्यूमन बीइंग्स की है, ठीक है। और यदि ये आप लोगों को लाफ जो वर्ब है, ये वर्ब किसके साथ दे दी जाए, ये वर्ब मानो आप लोगों को किसी ट्री के साथ दे दी जाए, किसी पेड़ के साथ, किसी पहाड़ के साथ दे दी जाए, ठीक है। जिस प्रकार से अभी सामने कैमरा है और मैं ये कहूं कि द कैमरा इज लाफिंग ऑन मी, मेरे ऊपर हंस रहा है, तो क्या करें उसके लिए, वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनको क्या किया जाए, तो इस प्रकार की चीजें आप लोग समझ जाएंगे। अलिट्रेशन और एसोनेंस पे कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, उनकी चर्चा अपन इस क्वेश्चन के बाद कर लेंगे, ठीक है। देखो मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि आप लोगों को इन क्लासेस से एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाए। हो सकता है ये क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन अभी जो हमने चर्चा की है इस चर्चा से आपको जरूर क्वेश्चन मिलना चाहिए। देखो भी क्या है, Which of the following figures of speech has been used in the first line of the extract? इसकी पहली लाइन, अब पहली लाइन ये है, देखिएगा ये आपकी पहली लाइन है, Let not ambition mock their useful toil। इसमें जो एक वर्ड है एम्बिशन,
क्या है इसमें, ये देखिएगा यहां आप लोग इसको अपन समझेंगे थोड़ा सा। एम्बिशन लिखा हुआ यहां, इसमें एम्बिशन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, महत्वाकांक्षा जिसको कह सकते हैं अपन लोग। इसका पहला लेटर जो देखिएगा वो क्या है, आपको ए नजर आ रहा है, आ रहा है। सामान्यतया सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर के लिए कोई जगह नहीं होती है। ये कब होता है, जब आप उसको पर्सोनिफाइड करें तब आपको क्या लिखना होता है, कैपिटल लेटर में लिखना होता है। तो ये इसकी एक पहचान हो गई आप लोगों के लिए। तो यहां जो है एम्बिशन जो है इसको क्या किया हुआ है, पर्सोनिफाइड किया हुआ है। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये बेटा किसका हो गया, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आई बात आप लोगों के। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, यदि किसी को याद आ रहा हो तो ये पोएम टॉमस ग्रे की, जिसको आप थॉमस ग्रे भी कह सकते हैं, बहुत शानदार एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, उस पोएम से ली हुई है। और ये बहुत शानदार है। और ग्रे ने बहुत ज्यादा पर्सोनिफिकेशन का यूज किया हुआ है। ग्रे की जब आलोचना की जाती है इस पोएम की, हालांकि इस पोएम में आलोचना करने जैसा कुछ है नहीं, बहुत शानदार, वन ऑफ द बेस्ट एलेजीज, वन ऑफ द बेस्ट एलेजीज है ये है। एलेजी भी आपके सिलेबस में, तो आप जरूर याद रखेंगे इस बात को। तो इसकी जब आलोचना करते हैं क्रिटिक, तो उस आलोचना में एक बात ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि ग्रे ने पर्सोनिफिकेशन का बहुत ज्यादा यूज किया है। तो इसमें भी, इस स्टेंजा में भी हमने भी ये स्टेंजा इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें हम आपको पर्सोनिफिकेशन समझाना चाह रहे हैं। तो यहां जो है ये किसका है, एम्बिशन का क्या हुआ है, पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। भाई समझ में आ गई बात आप लोगों को। देखो बेटा, आप लोग चीजों को बिल्कुल गहनता से, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे तो, क्योंकि परीक्षा जो होती है वो अपनी डिमांड करती है कुछ, उसको गंभीरता से पढ़ा जाना चाहिए, उसको टू द पॉइंट पढ़ा जाना चाहिए। जहां से क्वेश्चंस आते हैं उन चीजों पे चर्चा की जानी चाहिए। क्लास में ऐसा नहीं है कि अपन जी आए वैसी चर्चा करते रहें और ये वो वैसी बातें अपन नहीं कर सकते। अपन सिर्फ और सिर्फ किस पे चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस पे, जहां से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिले और एग्जाम देख के जब आप बाहर आओ तब आपको लगे कि हाँ, हमने सर को आधा घंटा उनकी क्लास ली थी, तो उस आधा घंटे में सर ने हमें कुछ बताया। लेट नोट एम्बिशन ये हो गया भाई। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा काम। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। द अबव एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है। यहां आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आई राइम, परफेक्ट राइम, स्लेंट राइम और ऑल ऑफ दीज। ये जो क्वेश्चन है ये राइम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, राइम से। RHYME, राइम से रिलेटेड है। और राइम क्या होती है ये सब आप जानते हैं कि तुकबंदी जो होती है, लास्ट में जो सिमिलर साउंड होती है उसको क्या कहते हैं, राइम कहते हैं। राइम के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक बार मैं ब्रीफली आप सब लोगों को उन सभी प्रकार के बारे में बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एक बार राइम के जो प्रकार हैं उनका एक वीडियो बना दो। तो अब सुन लो भाई, ठीक है, मैं एक एक करके आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना चाहिए वो क्या पढ़ना चाहिए, PERFEC, परफेक्ट राइम पढ़नी चाहिए। RHYME, क्या पढ़ना चाहिए बेटा, परफेक्ट राइम पढ़नी चाहिए। परफेक्ट का मतलब होता है संपूर्ण। संपूर्ण राइम से क्या मतलब होता है कि ये जो राइम बनती है वो किससे बनती है। इस प्रकार मैं एग्जांपल दिख रहा हूं, देखा आप लोगों को, HEAD, हेड, HEAD, क्या वर्ड लिखा हुआ आपके पास यहां, हेड लिखा हुआ है। दूसरा वर्ड जो आपका है वो क्या है, डेट, DEAD, डेट। आप लोग एक बार इन शब्दों को ध्यान से देखिएगा, फिर आपके समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, हेड, दूसरा क्या लिखा हुआ है, डेट, तीसरा लिखा हुआ है सीट, SEAT, सीट, और उसके बाद में एक लिखा हुआ है BEAT, बीट। ये भी समझ में आ रहे हैं, दोनों वर्ड दिख गए। तो इन दोनों में देखिएगा परफेक्ट राइम का मतलब क्या होता है कि सिमिलियर एसोनेंस, एसोनेंस का मतलब होता है साउंड, सिमिलियर साउंड होती है और आइडेंटिकल होती है, यानी सेम होती है। सेम का मतलब क्या, इनमें इस ये जो इनिशियल वर्ड होता है इसको छोड़ के
आगे आपको सेम सिलेबल मिलेंगे और सेम आपको एसोनेंस मिलेंगे। ठीक है, सेम सिलेबल का मतलब जितने यहां हैं उतने ही कहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे और सेम मिलेंगे, आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। यहां ये जो H है, इस H के बाद आपको क्या दिख रहा है, EAD दिख रहा है। इसमें देखिएगा D के बाद क्या दिख रहा है, ये अलग होंगे, बस इनिशियल है नहीं, ये शुरुआत वाले अलग होंगे। उसके बाद देखिएगा EAD, देखो यहां लिखा हुआ है HEAD, DEAD। ठीक है, तो ये तो आपको अलग मिलेंगे और उसके बाद ये जो है ये पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा ये। ठीक है, इस प्रकार की जब राइम होती है तो उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट राइम कहते हैं, उसको पूर्ण राइम कहते हैं उसको। ये देखिएगा SEAT, ठीक है, इसमें और इसकी राइमिंग किसके साथ है, BEAT। एक लाइन में ऊपर सीट लिखा हुआ है, नीचे बीट लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिएगा ये आपको अलग मिलेंगे और उसके बाद ये जो है ये पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं परफेक्ट राइम कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलो दूसरी समझाते हैं, देखो आपको परफेक्ट राइम का एक उल्टा होता है स्लेंट राइम, SLANT। एक राइम और होती है और उसका नाम है स्लेंट राइम, SLANT, स्लेंट राइम। ठीक है भाई, इस स्लेंट राइम के और क्या क्या नाम हैं वो भी देख लेते हैं। इसको कहते हैं हाफ राइम, हाफ राइम भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको नियर राइम भी कहते हैं, नियर राइम, NEAR, नियर राइम भी इसको कहते हैं। ठीक, इसी के नाम है, तो ऑप्शन में कुछ भी मिले तो आपको। इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार से होता है, जैसे एक वर्ड देखा आपको WORM, वॉर्म। ठीक है, फिर एक लिखा SWARM, स्वार्म। तो राइम तो है ये, इसको भी क्या बोलेंगे, वॉर्म, स्वार्म। ये देखिएगा, लेकिन ये सेम नहीं है, सिमिलियर है, एक जैसी दिखने वाली है लेकिन सेम नहीं है। इसमें जो सिलेबल होते हैं वो क्या नहीं होते, एग्जैक्ट नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं। देखो ये ओ है और ये क्या है, ए है। समझ में आ रही बात। लेकिन इनके दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे आप लोग, इसको भी वॉर्म और इसको भी क्या है, स्वॉर्म। तो ये क्या नहीं है, ये परफेक्ट राइम नहीं है, ये क्या है, ये स्लेंट राइम है, या फिर क्या कह सकते हैं इसको आप, हाफ राइम कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं बेटा, इसको नियर राइम कह सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आज के बाद आप कभी भी राइम में कोई कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह हैं उनमें भी काम की बातें आप लोग जरूर नोट करेंगे और समझेंगे उनको। ये हो गया। तीसरे प्रकार की जो राइम है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरे प्रकार की जो राइम है वो है आई राइम। कौन सी राइम भाई, आई राइम, EYA, आई राइम, RHYME। ये आई राइम क्या होती है, आई राइम कौन से प्रकार की राइम होती है। आई राइम में क्या होता है कि आप लोगों को पेपर पे एक राइम नजर आएगी, यानी दिखने में आपको लगेगा कि सेम है, लेकिन जब आप उसका उच्चारण करेंगे, उसको प्रोनाउंसिएशन उसका करेंगे, तब आप लोगों को वो सेम प्रोनाउंसिएशन नजर नहीं आएगा। कैसे, जैसे एक वर्ड है आपका लव, LOV, लव, और एक है MOV, मूव। देखिएगा भाई, इसमें एक क्या लिखा हुआ है, LOV। तो दिखने में क्या नजर आ रहा है आपको, दिखने में आपको ये नजर आ रहा है LOVE, यानी ये नजर आ रहा है MOVE, ये नजर आ रहा है आपको, ये MOV, यही तो नजर आ रहा है ना। समझ रहे होंगे आप चीजों को। लेकिन इसको आप लोग क्या बोलेंगे, लव बोलेंगे, और इसको मूव बोलेंगे। यानी ये राइम हुई नहीं, दिखने में लगता है कि एक जैसी है लेकिन एक जैसी है नहीं। तो इस प्रकार की राइम जो होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको आई राइम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको आई राइम कहते हैं। समझ में आ गई होगी चीजें। चलो उसके बाद में कुछ राइम और हैं, उनको भी समझ लेते हैं, ताकि आप पे इधर उधर कहीं आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़े। यहीं से नोट करके आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं और अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम पास कर लें।
एक फेमिनिन होता है FEMININE, FEMININE, फेमिनिन राइम होती है, और एक कौन सी होती है, मैस्कुलिन राइम होती है। आप जानते हैं वर्ड तो आप लोगों के सुने हुए हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन, ये आपका सुना हुआ। फेमिनिन का मतलब क्या होता है, इसको डबल राइम भी कहते हैं, DOUBLE, क्या कहते हैं बेटा इसको, डबल राइम भी कहते हैं इसको। फेमिनिन का मतलब क्या होता है, डबल राइम होती है, यानी इसमें 2 बार राइमिंग बनती है। कैसे, ये देखिएगा आप लोग, यहां लिखिएगा सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, और एक होता है RINGING, रिंगिंग। एक सिंगिंग होता है और एक क्या होता है, रिंगिंग होता है। ठीक है, एक सिंगिंग और एक क्या है, रिंगिंग। इसमें 2 जगह कहां है देखो भी, एक तो ये देखिएगा यहां, और एक ये देखिएगा यहां और यहां, 2 हुए कि नहीं हुए। इस प्रकार का जो होता है उसको क्या कहते हैं, फेमिनिन राइम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, फेमिनिन। ये डबल वाली होती है। और एक क्या होती है, एक वर्ड और लिख लेते हैं, स्टोकिंग और सोकिंग। स्टोकिंग, STOCK, स्टोकिंग, शॉकिंग, ये लिख लेते हैं, स्टोकिंग, STOCKING, स्टोकिंग, और एक लिख लेते हैं सोकिंग, SHOCKING, सोकिंग। ये देखिएगा यहां और यहां है कि नहीं इसमें डबल, तो डबल राइम जो होती है वो कौन सी होती है, फेमिनिन होती है। अब एक रहेगी लास्ट, मैस्कुलिन राइम। मैस्कुलिन यानी पुरुष वाली, मैस्कुलिन राइम होती है, उसमें सिंगल होता है। मैस्कुलिन जिस तरह के ब्लॉ, BLOW, ब्लॉ, और फ्लॉ, FLOW, ब्लॉ और फ्लॉ। देखो भाई इसमें ब्लॉ और फ्लॉ, ठीक है। अब समस्या एक आती है, कई बच्चे ये कहते हैं सर ये हमें परफेक्ट राइम नजर आती है। अरे भाई परफेक्ट राइम का कंपैरिजन जो होता है वो स्लेंट राइम से होता है, यानी परफेक्ट राइम जो है वो मैस्कुलिन राइम हो सकती है। ऐसा नहीं होता है कि परफेक्ट राइम जो है वो मैस्कुलिन नहीं हो सकती, क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन 2 अलग कंपैरिजन है, 2 अलग प्रकार है, और परफेक्ट और सलेंट 2 है। इसका मतलब परफेक्ट जो है वो क्या हो सकती है, ये आपकी मैस्कुलिन हो सकती है। मैस्कुलिन से मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि एक जगह, ये देखो एक, ठीक है, इसमें 2 और इसमें 1, ये कंपैरिजन होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चों के ये दिमाग में रहती है कि सर जी इसको परफेक्ट कहें या फिर मैस्कुलिन कहें। तो मैं आशा करता हूं कि आज आप लोगों के ये बिल्कुल ठीक से समझ में आ गई होगी। अब एक वर्ड लिखते कन्फेस, CONFESS, कन्फेस, और एक रिड्रेस, RIDRESS, रिड्रेस, ठीक है, रिड्रेस, रिड्रेस होता है, REDRESS, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, ये जो देखो यहां नहीं मैच कर रही है, नहीं कर रही है ना, सिर्फ कहां कर रही है, यहां मैच कर रही है, यही तो मैच हो रही है ना, कन्फेस, रिड्रेस। ये देखिएगा ये यहां नहीं है, सिर्फ यहां है, तो ये सिर्फ कैसी हुई, ये आपके लिए कौन सी हुई भी, मैस्कुलिन हुई, कौन सी नहीं हुई, फेमिनिन नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। यहां से यदि कोई क्वेश्चन आता है, आ सकता है, हालांकि पहले इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया इतना डिटेल से, लेकिन हो सकता है कोई क्वेश्चन पूछ लें, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान रखने, क्योंकि 5-7 मिनट का काम है। अब आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ गए होंगे, क्वेश्चन आ जाएगा तो आप निश्चित रूप से कर देंगे, और नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप लोगों की जानकारी के लिए ये हमने आपको बता दिया है। अब है हमारा कि ये किसका एग्जाम्पल है, देखिएगा अब आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, टॉयल है, स्माइल है, तो है तो सही है लेकिन सेम नहीं है। देखो इसमें ये देखिएगा, ऑब्स्क्यूर होता है, ऑब्स्क्यूर, पुआ, ठीक है, तो ये है तो राइम तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। कैसी है, स्लेंट राइम है। ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये स्लेंट राइम का एग्जाम्पल है। और देखते हैं एक बार, अगर आपको ये ABC में पूछे, क्योंकि राइम में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये आएंगे कि इसकी राइम जो है वो AB ऐसे कुछ है, तो वो भी लिख लीजिएगा आप लोग, AB में कैसी है वो तो आप सब लोग जानते ही होंगे शायद, AB, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको फटाफट कर देना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और अब चलते हैं अपन अपने तीसरे क्वेश्चन। The last line of the extract is an example of
लास्ट वाली जो लाइन है वो किसका एग्जाम्पल है? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उसमें, लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आते हैं। द शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरीज ऑफ द पुअर, ये है लास्ट लाइन। ये देखो भाई लास्ट लाइन ये है, द शॉर्ट सिंपल स्टोरीज, ठीक है, क्या है? से, यानी ये आपका अलिट्रेशन है। क्या भाई? ये आपका अलिट्रेशन, ALLITERATION। मैंने कहा था कि अलिट्रेशन पे अपन बाद में चर्चा करेंगे। अलिट्रेशन पे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? अगर सीधा पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा नहीं पूछा तो क्या क्या पूछा जा सकता है अलिट्रेशन पे, उसकी एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। अलिट्रेशन में क्या होता है? रेपिटेशन होता है। क्या होता है भाई? रेपिटेशन होता है, REPETITION। क्या होता है बेटा? रेपिटेशन होता है। उसमें कंपैरिजन पढ़ा था हमने सिमिली मेटाफर में, इसमें क्या पढ़ रहे हैं? रेपिटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसका रेपिटेशन होता है ये जानने की बात है। तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है। किसका? CONSONANT। किसका होता है बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड का होता है। ये भी क्लियर हो गई। कहां होता है कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन? कहां होता है? इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, शब्द के शुरुआत में होता है। इन द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से अधिक शब्दों की शुरुआत में होता है। जैसे ये देखिएगा, ये शब्द की शुरुआत है, ये शब्द की शुरुआत है, ये शब्द की शुरुआत है, यहां होता है। कई कई बार क्या होता है कि शब्द की शुरुआत के अलावा भी जो स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, क्या होता है? स्ट्रेस सिलेबल होता है, जिस लेवल पे जोर दिया जाता है उसको भी क्या करते हैं? रिपीटेशन होता है। तब भी क्या कहलाता है? वो अलिट्रेशन कहलाता है, ठीक है। इस अलिट्रेशन का और दूसरा नाम क्या है? इसको इनिशियल राइम या हेड राइम भी कहते हैं। HEAD, हेड राइम, RHYME। क्या कहते हैं बेटा इसको? हेड राइम कहते हैं। एक वर्ड और है इनिशियल राइम, INITIAL, इनिशियल राइम भी कहते हैं इसको, RHYME। क्या कहते हैं बेटा इसको? ये क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, बाकी आप पहचानने के लिए आएगा तो कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इसी के साथ अपन एक और पढ़ लेते हैं, फिर एसोनेंस भी पढ़ लेते हैं। वो भी क्या होता है? रेपिटेशन होता है। लेकिन वो किसका रेपिटेशन होता है? बताओ भी, किसका रेपिटेशन होता है? अब आप जानते ही हैं। अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो तो कोई विशेष तुक वाली बात नहीं है। आप सब जानते हैं कि इसमें क्या है? वाउल का रेपिटेशन होता है। कहां होता है? इसमें कहीं भी हो सकता है, इसमें कहीं भी हो सकता है। इसका एक नाम है वोकलिक राइम, वोकलिक, VOCAL, वोकलिक राइम भी कहते हैं इसको, RHYME, वोकलिक राइम भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग के थोड़ा अपने आप को क्या रखें? तैयार रखें। मुझे तो यूं लगता है कि अनसीन पोइट्री वाला जो मामला है, जिस बच्चे ने आज की ये क्लास भी ठीक से देख ली तो उसका काम बन जाएगा। वो वहां से ठीक ठीक क्वेश्चन सोल्व करके आ जाएगा, उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया था हमारा लास्ट लाइन, हमने देख लिया। इन द थर्ड लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट हैज बीन पर्सोनिफाइड। कई बार ऐसे भी होता है कि आपको पता चल गया पर्सोनिफिकेशन है, लेकिन किसका पर्सोनिफिकेशन है, किसको पर्सोनिफाइड किया हुआ है? तो इसमें ग्रेंजर एक वर्ड है, ग्रेंजर किसको है? इसमें देखिए थर्ड लाइन में ये ग्रेंजर, नॉर ग्रेंजर, इसको क्या किया हुआ है? पर्सोनिफाइड किया हुआ है। ये देखो G कैपिटल है, तो इसको यहां से आप देख लेंगे। थर्ड लाइन में जो पर्सोनिफिकेशन है GRANDEUR, ग्रेंजर, तो इसका पर्सोनिफिकेशन है। इसको देख लेंगे, आप लोग समझ गए होंगे शायद आप। और अब चलते हैं अपन इसके लास्ट क्वेश्चन पे। द राइमिंग स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज, इस एक्सट्रैक्ट की राइमिंग स्कीम क्या है? तो राइमिंग स्कीम तो हम ऊपर देख ही चुके हैं, क्या राइमिंग स्कीम है, अभी लिखी थी थोड़ी देर पहले, तो वो आप पे देख लेंगे। इस प्रकार से हमने ये टेस्ट जो एक पूरा पेपर था इसको कंप्लीट किया, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ठीक लगा होगा। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो वीनस वर्ल्ड ऐप से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।